ठीक है। नाउ हम लोग बात करते हैं इसमें, और ये है कि नाउ इस डिस्कशन में लाते हैं ऑक्सीजन फैमिली को, है ना। ऑक्सीजन फैमिली को सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स कौन से हैं? ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है और पोलियम है। ठीक है, ये दोनों जो है ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ये नॉन मेटल है। ये दोनों जो है ना, ये क्या है? ये है मेटलॉइड। और ये क्या है? ये है रेडियो एक्टिव मेटल। ये इसका रेडियो एक्टिव मेटल होगा। ठीक है, तो ये इसका इसमें रहेगा, है ना, इस तरीके से रहेगा। फास्फोरस की ऑक्सी एसिड जो है ना, वो बाकी है, जो कि हम बाद में आपको कर देंगे। ठीक है, हाँ, नेशनल रिएजेंट जो लिखवाया था वो क्या था? वो था नेशनल रिएजेंट क्या था? K2HgI4 का, है ना, बेसिक ये K2HgI4, K2HgI4 और KOH, इसको मिला के था। ठीक है, इस तरीके से था। थोड़ा सा सीट से रीड कर लो, बाकी प्रैक्टिस वगैरह करोगे तो अपने आप आ जाएगा ना। सब कुछ लगभग वैसे कवर्ड है, आप चिंता मत करो, एवरीथिंग इज कवर्ड, है ना। क्योंकि व्हाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, हाँ, वो मैंने सब बता ही दिया था उसके बारे में। और ऑक्सीजन फैमिली स्टार्ट करने जा रहा था जब अपने पिछले क्लास जो अपनी कैंसिल हुई थी, तो ये स्टार्ट करने जा रहा था। ठीक है, ना दूसरा हेडिंग आप लोग लिखोगे, और वो कौन सा है? दूसरा हेडिंग आप लिख लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन क्या होता है? इसका होता है NH2 NP4 होता है। S के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। और जो P होता है उसमें क्या होगा? P में इस तरीके से पेयर्ड होता है ना, इस तरीके से होगा, है ना। ठीक है, ये रहेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा, एटॉमिक रेडियस की। तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? एटॉमिक रेडियस तो आपको पता है कि इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज कर लो। नेक्स्ट आप लोग कर सकते हो आयनाइजेशन एनर्जी। ये सब पॉइंट्स है, मालूम है, ऑब्वियस पॉइंट्स होते हैं, तो इनको एक वन टाइम ही लिखना है, केवल कॉपी में फटाफट लिख लो। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? घटेगी। आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है ग्रुप में क्या होती है? वो डिक्रीज होती है। एक और टर्म आता है दैट कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी याद होगा आप लोगों को, ये टर्म है ना, पढ़ाते हैं हम लोग आपको पीरियोडिक टेबल में, डेल्टा HEG इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का थोड़ा सा अलग तरीके का ऑर्डर है। डेटा वाइज अगर जाएं तो आप पीरियोडिक टेबल की NCERT में देख सकते हो, ऑक्सीजन का दे रखा है -141 किलो जूल पर मोल, और सल्फर का दे रखा है -200 किलो जूल पर मोल। जब हम लोग आपको ये पढ़ाते हैं, पीरियोडिक टेबल पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे बताते हैं कि ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। वहाँ पे आपको बताया जाता है कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड पीरियड के एलिमेंट से क्या होता है? ज्यादा होता है। ये समझाते हैं हम लोग, है ना। थर्ड पीरियड के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो ज्यादा होता है ना, इससे सेकंड पीरियड के एलिमेंट का। एक हेलोजन फैमिली का एक क्वेश्चन कराते हैं, है ना, हेलोजन फैमिली का एक क्वेश्चन कराते हैं। क्या कराते हैं हेलोजन फैमिली के क्वेश्चन में? ठीक है, हेलोजन फैमिली के क्वेश्चन में एक चीज कराते हैं कि उसमें भी ये बोला जाता है ना, उसमें भी ये बोला जाता है कि वहां पे भी Cl एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, Cl एटम का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी F एटम से ज्यादा आता है, तो वहां पे भी आप एक क्वेश्चन करते हो। इस फैमिली में सल्फर का हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, उसके बाद सल्फर के बाद सेलेनियम का है, सेलेनियम के बाद टेलुरियम का है, फिर पोलियम का है, और लास्ट में ऑक्सीजन का है। ये इसका सरप्राइजिंग है ना। ऑक्सीजन जो है ना सबसे आखिरी में है ना, ये रहता है, ऑक्सीजन सबसे आखिरी में रहता है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर है, और नेगेटिव वैल्यू का ऑर्डर है, माइनस वाला है। माइनस में सबसे ज्यादा, ये माइनस मुझसे कम, ये माइनस मुझसे कम, ये माइनस मुझसे कम, ये माइनस मुझसे कम। विद साइन हमने कंपेयर किया हुआ है ना, विद साइन जो है ना वो हमने इसे कंपेयर किया है। तो आप इसे नोट करो, है ना, इसके आगे हम लोग और काम करेंगे अभी। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग करो, और वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाने पे क्या होगा बोलो, सभी समझ जाओगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा क्योंकि एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ईएन वैल्यू है ना, ईएन वैल्यू क्या होगा, ये भी क्या करेगा, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें हम लोग लिखेंगे वो है ये फिजिकल स्टेट है ना, फिजिकल स्टेट। सो एलिमेंट्स का जो फिजिकल स्टेट है वो क्या होगा, तो एलिमेंट का जो यहाँ पे जो आपके एलिमेंट है ना, समझना भाई, एलिमेंट जो है ना यहाँ पर फिजिकल स्टेट की बात करें तो ऑक्सीजन एटम जो है ना, ओ एटम की अगर हम बात करें, ओ एटम की बात करें तो ओ एटम हमारे नेचर में दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक तो O2 के फॉर्म में और O3 के फॉर्म में। और दोनों ही स्टेट कैसी हैं, गैसियस है ना, दोनों ही स्टेट कैसी हैं, गैसियस है। तो ओ एलिमेंट का जो अगर हम बात करें तो ये कैसा होगा, ये तो ऑक्सीजन जो है ना वो कैसे होगा, वो तो एग्जिस्ट एज एज डायटोमिक गैस पार्टिकल है ना, ये तो डायटोमिक गैस पार्टिकल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन सा, ओ एटम एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक गैस पार्टिकल। और O3 क्या है, O3 इसका एलोट्रोप है ना, O3 क्या इसका एलोट्रोप है। लेकिन अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर एसिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड होता है। सेलेनियम जो है ना वो क्या होगा, सेलेनियम भी Se8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है। पोलेनियम तो ऑब्वियस सी बात है, ये रेडियोएक्टिव मेटल है, पीओ सॉलिड होगा है ना, रेडियोएक्टिव मेटल। तो मेटल का फिजिकल स्टेट तो क्या होगा, मेटल का फिजिकल स्टेट क्या होता है बोलो, रेडियोएक्टिव मेटल है तो मेटल का फिजिकल स्टेट क्या होगा, वो सॉलिड ही होगा। ठीक है, बस एक आध ऐसे मेटल्स हैं जैसे हमारा मरकरी वगैरह है, हमारे पीरियोडिक टेबल में मरकरी है, फ्रांसियम है, जो मेटल होने के बावजूद क्या होते हैं, लिक्विड फेज में होते हैं है ना। बाकी मोस्टली मेटल का फिजिकल स्टेट क्या आता है, मेटल का फिजिकल स्टेट जो आएगा वो क्या आएगा, वो सॉलिड ही आएगा है ना। ठीक है, याद होगा समझ में आपको, ठीक है। तो यही है कि ऑक्सीजन जो है ना वो किस में एग्जिस्ट करेगा, ऑक्सीजन ही गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और बाकी जितने भी हैं वो सभी के सभी एसिड फॉर्म में रहते हैं। और एट मेंबर, और एक बात और भी है, ये जो जितने भी आपको एसिड वगैरह दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे जो है ना सल्फर से, टेलुरियम का भी वही हाल है, टेलुरियम भी T8 को, अच्छा मैंने टेलुरियम छोड़ दिया क्या, एक मिनट रुको। टेलुरियम को भी आप चाहो तो, यहाँ मेरे पास जगह कम बच रही है, आपको दिखेगा नहीं, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। तो टेलुरियम को भी आप T8 फॉर्म में देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो भी होगा। ये सारे के सारे 8 मेंबर, अब 8 पार्टिकल आपस में जोड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, वॉन डर वाल फोर्स बढ़ जाएगा, फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगी, बदल जाएगी है ना। तो टेलुरियम का भी क्या होगा, T8 के फॉर्म में रहता है, ये भी सॉलिड फॉर्म में रहता है। पोलोनियम जो है ना वो सॉलिड होगा, ये रेडियोएक्टिव मेटल है। रेडियोएक्टिव मेटल का प्रॉपर्टी हम रेडियो एक्टिविटी से ही डिस्कस करते हैं, बाकी चीजें हम लोग नहीं देखते ज्यादा कुछ है ना, ठीक है। क्योंकि लैब में जब इनको बनाते हो, चीजें देखते हो, तो ये पहले डिके करना चालू कर देते हैं, या बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं, जब तक आप इनकी स्टडी करते हो तब तक ये डिकम्पोज कर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसलिए क्या है कि इनकी स्टडी मुश्किल होती है। हाँ, एक रेगुलर ट्रेंड के फॉर्म में तो हम डिस्कस कर सकते हैं, बट एक्चुअली अलग से डिस्कस नहीं करते हैं। जैसे एसिड की बात करें तो एसिड जो है ना वो 8 मेंबर रिंग बनाता है, ये 8 मेंबर रिंग बनाता है ना। 8 मेंबर रिंग कैसे बनती है देखो, इस तरीके से बनेगा है ना, ठीक है। ये S8 का स्ट्रक्चर है, रोम्बिक सल्फर जो है ना वो इसी फॉर्म में रहता है। यहाँ पे सल्फर का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3 है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउन शेप स्ट्रक्चर बोलते हैं ना। एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्राउन शेप होता है। सबका ऐसा ही है, चाहे वो टेलुरियम का हो चाहे वो सेलेनियम का हो, सभी का जो है ना वो क्या होगा, वो इस तरीके से ही होगा है ना, इस तरीके से रहता है, ठीक है। ये नोट कर लिया, एक बार देख लो जरा। यहाँ पे इलेक्ट्रो या डिक्रीज डाउन द ग्रुप लिखा हुआ है ना।
या सेम फॉर टेलुरियम, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। ये लिखा है एग्जिस्ट एज डायटोमिक गैस पार्टिकल, एग्जिस्ट एज डायटोमिक गैस पार्टिकल, है ना, एग्जिस्ट एज डायटोमिक गैस पार्टिकल, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट हेडिंग लिखो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसमें कोई समस्या नहीं है इस फैमिली में, है ना। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो ऑर्डर है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज करता है, लिख लो आप, है ना। इंक्रीजेस डाउन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, increases down the group as van der Waal force of attraction, van der Waal force of attraction, as van der Waal force of attraction as van der Waal force of attraction increases down the group। मेरे ख्याल से क्लास में सभी लोग जानते होंगे कि van der Waal force of attraction जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। van der Waal फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, मॉलिक्यूलर वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, साइज, है ना। जिनके बाय डिफॉल्ट केमिस्ट्री में ऐसा है कि जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, जिनका जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, ठीक है, उनका जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है वो क्या करते हैं, है ना, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है उनका साइज भी ज्यादा होता है और उनमें वॉन डेर वाल फोर्सेस भी ज्यादा होते हैं। आपने अभी देखा ही था कि जो फिजिकल स्टेट एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन तो O2 के फॉर्म में है, सल्फर एसिड के फॉर्म में, ये SE8 के फॉर्म में है, ये T8 के फॉर्म में है। तो आप देख ही रहे हैं कि ऐसे जाने पे मॉलिक्यूलर वेट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, वो बढ़ते जाएंगे। ये मॉलिक्यूलर वेट का ऑर्डर हो गया है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट का ऑर्डर होगा। तो यही किसका फोर्स, यही वॉन डेर वाल फोर्स का ऑर्डर हो जाएगा, है ना। वॉन डेर वाल W लिख देना यहाँ पे, है ना, वॉन डेर वाल फोर्स W, है ना, W करना इसका हो जाएगा, ठीक है। डायटोमिक के में एडजस्ट करने का जो रीजन है, अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि O2 डायटोमिक में क्यों एडजस्ट करता है, तो इसके लिए O2 एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक गैस, O2 एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक गैस because O atom can form pi bond। O atom जो है ना पाई बॉन्ड बना सकता है, तो O atom क्या करेगा, आपस में जुड़ जाएगा ऐसे करके, इसकी बॉन्डिंग यहीं पे खत्म हो जाएगी, समझे। O atom को दो बॉन्ड बनाने थे तो दोनों बॉन्ड किससे बना लिए, खुद से ही बना लिए, ठीक है। लेकिन सल्फर वगैरह में क्या होगा, पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्या होती है, कम होती जाती है। जब पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम होती जाएगी, सुनना एक मिनट एक्चुएट कर रहा है, सही करूँ इसको। तो पाई बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है वो क्या होगी, वो कम होती जाती है। तो सल्फर क्या करेगा, एक बॉन्ड तो अब वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो फिर वो ज्यादा से जुड़ना चाहेगा, है ना, ठीक है, ज्यादा से जुड़ना चाहेगा तो फिर ज्यादा एटम से जुड़ जाता है, ठीक है, ओके। वॉन डेर वाल फोर्स क्या है, वॉन डेर वाल फोर्स जो होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसा ही है। वॉन डेर वाल फोर्स आप लोगों ने कहीं पढ़ा ही नहीं, वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस स्टेट वगैरह में कहीं नहीं पढ़ाया गया आपको।
केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया होगा ना? हाँ, केमिकल बॉन्डिंग बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है, कुछ लोगों ने तो पढ़ा ही नहीं है वॉन डेर वाल्स फोर्स। कुछ लोग तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो साइंस के स्टूडेंट ही नहीं है। रियल गैस में भी कुछ लोग पढ़ाते हैं। या इट्स अ वीक फोर्स, या डेफिनेटली इट्स अ वीक फोर्स। हाँ, नोबल गैसेस में भी लगता है, बिल्कुल सही है। कई कई सारे कुछ लोगों को पता है, काफी अच्छा पता है, वेरी गुड, है ना, मालूम है लोगों को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं और वो है हमारा वो है एलोट्रोप्स के बारे में, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए और हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं एलोट्रोपी के बारे में, है ना। एलोट्रोप्स कैसे बनेगा, एलोट्रोपी लिख लो या चलो कैटनेशन लिख लो, दोनों एक ही हेडिंग है। कैटनेशन पढ़ा देते हैं पहले आपको, कैटनेशन, है ना। कैटनेशन की अगर हम बात करें तो कैटनेशन में नो डाउट आपको पता है कि आपकी केमिस्ट्री का सबसे अच्छा जो कैटनेशन जिसके पावर जिसके पास होती है वो कौन सा होता है? ठीक है ना, कार्बन का होता है, वेरी गुड, कार्बन का होता है। और इस फैमिली में जो है ना ऑक्सीजन के बाद, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन मतलब कैटनेशन क्या होता है कि सेल्फ लिंकिंग होती है, खुद से ही खुद का बॉन्ड बनाना। तो ऑक्सीजन हैज लेस कैटनेशन पावर। ऑक्सीजन जो है ना वो केवल 2 एटम का चेन बना सकता है। ऑक्सीजन है एबिलिटी, ओ एटम कैन फॉर्म चेन ऑफ 2 एटम्स ओनली। 2 एटम का चेन बना सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो जैसे H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्या होगा कि 2 O एटम जो है ना वो इस तरीके से आपस में जोड़ सकते हैं, इस तरीके से ना। ये बात अलग है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको कहीं ना कहीं बताया जरूर गया होगा, ओपन बुक से स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का। अभी मैंने लीनियर लिख दिया लेकिन मैं दोनों बातें बता दी है, रियलिटी है ऐसा होगा। तो ये 2 O एटम आपस में जुड़ सकते हैं, यहाँ पे भी 2 O एटम आपस में जुड़ सकते हैं और यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन नंबर आती है। ठीक है, ये आप इसका आपका ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कर सकते हो कि सल्फर have high catenation power, high catenation power than oxygen, then all other elements of this group, है ना। ये जा सकता है, ये अपना ये है ना, मतलब डेटा ये कहता है कि ये 16 तक भी जोड़ सकता है ना। ठीक है, जो है ना 16 तक जो है ना वो जोड़ सकता है। मैं इसके स्ट्रक्चर वगैरह आपको पढ़ाऊंगा, वहां पे ऑक्सी एसिड वगैरह में पढ़ाऊंगा, तो आप देखना कि इसमें जो है ना ये आपस में काफी अच्छी सेल्फ लिंकिंग वगैरह जो है ना वो कर सकता है। आपको मैंने पॉलीसल्फाइड वगैरह पढ़ाए थे आप लोगों को, है ना। आपको याद होगा मैंने आपको सोडियम था सल्फेट का हीटिंग इफेक्ट पढ़ाया था और उसमें एक Na2S4 करके कंपाउंड पढ़ाया था। तो इस तरीके से तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है ना सल्फर का जो कैटनेशन होता है वो ज्यादा होता है ना। मेरे ख्याल से दूसरे नंबर पर है। समटाइम स्टूडेंट आस्क अबाउट सिलिकॉन। सिलिकॉन का जो पाई बॉन्ड होता है ना, सिलिकॉन का जो बॉन्ड होता है ना वो उतना स्ट्रॉन्गर नहीं होता है ना। तो मेरे हिसाब से जो ऑर्डर होना चाहिए कैटनेशन का वो कार्बन है, दूसरे नंबर पे सल्फर है, उसके बाद सिलिकॉन होना चाहिए। दिस शुड बी द ऑर्डर, है ना, ये होना चाहिए। यस, इट इज अ पेरोक्साइड लिंकेज, ये पेरोक्साइड लिंकेज कहलाता है। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से रहेगा। और कैटनेशन जो पावर होगी वो नीचे जाने पे क्या होगा, वो जो है ना घटेगा, है ना। कैटनेशन पावर जो होगा डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज करेगा, है ना। कैटनेशन पावर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ऐसा बहुत सिंपल तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि एटम का साइज बढ़ता जाएगा तो सिंगल बॉन्ड जो बनेगा ना सेलेनियम सेलेनियम का, सल्फर सल्फर का, तो सेलेनियम सेलेनियम का बॉन्ड जो होगा वो बड़ा होगा, बड़ा बॉन्ड होगा, लेंथ बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा, उससे जो होगा बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है। केवल बॉन्ड का बनना ही काफी नहीं है, बॉन्ड को सस्टेन होना भी जरूरी है। तो जब बॉन्ड सस्टेन ही नहीं करेगा तो फिर कैटनेशन करके क्या कर लोगे, है ना। तो एक लॉन्ग चेन तो बनाओ लेकिन बॉन्ड भी ठीक बनना चाहिए, इसीलिए सेलेनियम जो है ना वो जो ना पीछे रह जाता है। ठीक है, इस तरीके से रहेगा, है ना। ओके,
ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा ना, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लिखो और वो है एलोट्रोप, है ना। मैंने मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजेस ही लिखवाया है ना डाउन द ग्रुप। पोलोनियम का कम हो सकता है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पोलोनियम के बारे में कमेंट नहीं करूंगा मैं, बिकॉज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस चेंज हो सकता है ना, ठीक है। पोलोनियम जो है ना, इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, उसका कुछ चेंज हो सकता है। इन जनरल जो है ना वो इंक्रीज ही करेगा, सभी जगह यही लिखा, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। melting point, the melting point and boiling point increases regularly on moving down the group. This is because of the increase in magnitude of van der Waals attractive force with the increase in atomic or molecular size. ठीक है, इस तरीके से। एक मिनट रुको, आदित्य क्या कह रहा है, एक मिनट रुको। हेलो आदित्य, एक मिनट हैंड रेस करो, ऊपर आ जाओगे। आदित्य, आदित्य हैंड रेस करो, क्या हुआ आदित्य, कहाँ लिखा है एनसीईआरटी में? आदित्य कह रहा है कि सर उल्टा लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, दिखाने वाला क्या है? नहीं, उल्टा लिखा है, लिखा है यार। मैंने इंटीरियर लिखा है ना अभी, इससे पहले। नहीं, सल्फर का जो है ना, सल्फर का हाईएस्ट है इसमें कैटनेशन पावर, सल्फर का हाईएस्ट है, उसके बाद कम होता जाएगा, है ना, उसके बाद कम होता चला जाएगा, ठीक है। बाकी बाकी जैसे सल्फर, भाई सल्फर ने S8 बना लिया, जैसे सल्फर तो सल्फर Ac8 बनाता है, एसिड बना लेता है, सभी 8 तक तो जाते ही है ना। सल्फर भी 8 बना रहा है, सेलेनियम भी 8 तक जा रहा है, टेलुरियम भी 8 तक जा रहा है। लेकिन क्या होगा कि सल्फर हो सकता है 16 तक भी चला जाए, समझे। ये फिर नहीं जा पाएंगे, क्यों? क्योंकि इनके क्या होंगे, इनके बॉन्ड बड़े हो जाएंगे, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ने से क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक आसानी से हो जाता है, तो स्टेबिलिटी नहीं आएगा, तो इनमें फिर क्या होगा, कैटनेशन घटने लगेगा, ये कह रहा हूँ। ऑक्सीजन तो ऊपर 2 ही बनाता है, तो आप ऑक्सीजन को सबसे पीछे रखो, ऑक्सीजन को सबसे पीछे रखो, क्योंकि ये 2 मेंबर तक ही बना पाएगा। बाकी सारे तो क्या कर रहे हैं, बाकी सारे 8 मेंबर तक बना रहे हैं, ठीक है। हो गया, ठीक है, डाउट हो गया सॉल्व, ठीक है। चलो आदित्य का आंसर आ गया सर, डाउट हो गया सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रेडियो एक्टिव मेटल में क्या होगा, रेडियो एक्टिव मेटल में जो होगा उसमें एक्चुअली मैं बताता हूँ, लिटरेचर टेक्स्ट बुक क्या कहता है। रेडियो एक्टिव मेटल का प्रॉब्लम ये है कि शॉर्ट लिव्ड होते हैं, तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, लैब में बनाते भी हैं, लेकिन जब तक टेस्ट करेंगे तब तक वो डिकम्पोज होकर उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रेंड सेट करते हैं कि यार ये इतना एक ग्रुप से नीचे आए तो इतना कम हुआ, फिर इससे नीचे आए तो इतना कम हुआ, इससे नीचे आए तो इतना कम हो गया, तो इसका इतना कम हो जाएगा, एक इस तरीके से आइडिया करके देते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ रहता है। ओके, डन। यस सौम्य बोलो, किसका, मनीष का है, क्या हुआ अभी, क्या पूछ रहे हैं? हाँ बोलो, क्या हुआ मनीष, मनीष बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो मनीष। सर आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टार्टिंग का बताया था ना सर, एटॉमिक रेडियस आयनाइजेशन एनर्जी। हाँ हाँ सर ये जो ट्रेंड चल रहा है सर हाँ हर ग्रुप का, हाँ सर इस सारे ही पी ब्लॉक में वैलिड हो सकते हैं क्या? हाँ, पी ब्लॉक का ही है ना, ऊपर से नीचे जाने पे जो है ना घटेगा ना। कौन से आने से एनर्जी पूछ रहे हो क्या? ये सर आयनाइजेशन एनर्जी ये तो एटॉमिक कभी नहीं रेडियस। होगा यार, आयन एनर्जी तो जितने भी ग्रुप आप पढ़ोगे ऊपर से जाने पे साइज बढ़ेगा, आयन एनर्जी घटेगा। सर ये सारे ही फैमिली का है ना सर पी ब्लॉक में, जैसे कार्बन हाँ फैमिली, लगभग, ऑक्सीजन बोरॉन हाइड्रोजन। फैमिली में लास्ट में जाके बोरॉन बोरॉन फैमिली में थोड़ा सा चेंज होता है, उसका थैलियम का बढ़ जाता है, उसका जेड इफेक्टिव हाई आता है बिकॉज ऑफ द लेंथनाइट कंट्रैक्शन वगैरह की वजह से। एक दो लास्ट वाले जो है ना, एक में बोरॉन फैमिली में तो चेंज होता है थोड़ा सा, है ना, बाकी सब में ठीक है सर। कंसिस्टेंट लगभग डिक्रीज ही आता है, ठीक है।
ये सर आपने जो नाइट्रोजन फैमिली में ट्रेंड सेम लिखाया था सर, इसलिए मुझे लगा कि वो सेम ही है, लगभग सेम ही है, ऐसे ही ट्रेंड होता है, ज्यादा कुछ नहीं है ना, ठीक है। और सर बोल रहा था कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू लिखा देते तो ठीक रहता सर, जैसे आपने यार नाइट्रोजन फैमिली इलेक्ट्रोनेगेटिव लिखवाया का था। वैल्यू मेरे पास है नहीं, अगर तुम्हारे सीट में शायद टेबल बनी हो तो देख लो, मेरे पास यार है नहीं एक्चुअली, वरना मैं लिखवा देता आपको। ऑक्सीजन का तो मुझे याद है कितना 3.5 होता है, आप लिख लो, जो ज्यादा यूज होता है। मेरे पास डेटा एक मैं देखता हूँ कहीं दिख जाता है तुम्हें। नाइट्रोजन फैमिली लिखवाया था सर, वो हेल्पफुल है हाँ अभी। उसमें था मेरे पास, इसका मेरे पास एक्चुअली क्या है, ऑक्सीजन फैमिली का मेरे पास ज्यादा नोट्स है नहीं, बहुत अच्छा कोई ऑर्गेनाइज नोट्स नहीं है एक्चुअली, ज्यादा काम आता नहीं है, इसलिए ज्यादा नोट्स है नहीं इसका। एक मैं देखता हूँ मैं, और कहीं तो मैंने देखा, इसका देख लो डेटा, तुम कहीं ना कलेक्ट कर लो, इसका कोई जरूरत पड़ेगा नहीं, आप परेशान मत हो, है ना, मत चक्कर करो, टाइम खराब हो जाएगा मेरे से, है ना? ठीक है। ठीक है सर। सौम्या बताओ क्या हुआ, ऑक्सीजन का याद रखो 3.5 होता है ना, ठीक है। ठीक है सर। बोलो। सर कैटिनेशन प्रॉपर्टी में अगर इसका ऑर्डर देखें तो आपने कहा ऑक्सीजन को लास्ट में डाल देंगे क्योंकि वो 2 तक ही जाता है, हाँ तो सर पोलोनियम को तो इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे? मत करो, क्योंकि पोलोनियम का अपन ऐसा कुछ बोल नहीं हाँ रहे। सर, उसका कुछ दिख नहीं सकते, रेडियो एक्टिव हाँ है। उसका देख नहीं रहे, पोलोनियम का जो है ना, बेसिकली क्या है कि जो ट्रेंड है, मतलब ट्रेंड क्या हो रहा है पीरियोडिक टेबल में, जो पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट को तो हम लोग बोल देते हैं कि एनोमलस प्रॉपर्टी है, यस सर। फर्स्ट वाले की सब जगह वही बोला। एस ब्लॉक में लिथियम को बोला, यस सर। उधर पे जब हम लिथियम और बेरिलियम एनोमलस हैं, इधर बोरॉन फैमिली बोरॉन को एनोमलस बोल दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन को बोल देते हैं, ऑक्सीजन को नाइट्रोजन बोल फैमिली दिया। नाइट्रोजन को। तो पहले पार्टिकल का तो वैसे ही क्या होता है, एनोमलस हो जाता है, और आखिरी पार्टिकल का भी एनोमलस हो जाता है, ओके। समझ रहे हो ना, वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है, जैसे अभी आपने हाँ। देखा था टिपिकल मेटल की तरह, है ना, उसमें था यस सर। नाइट्रोजन फैमिली बिस्मथ, तो वैसे ही इसका भी है, रेडियोएक्टिव है, बाकी अपन जो ट्रेंड है वो इन्हीं में सेट कर सकते हैं, ठीक हाँ है। सर, तो अगर ऐसा आए तो ऐसे रखेंगे ना, सेलेरियम को के बाद फिर टेलेरियम और फिर ऑक्सीजन हाँ लास्ट हाँ में। बिल्कुल ऐसे ही जाएगा, सबसे ज्यादा सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर यस सर, टेलोनियम, फिर और उसके बाद सेलेरियम फिर ऑक्सीजन। टेलेरियम फिर हाँ उस तरीके से आ ऑक्सीजन। जाएगा, ऐसे ही ओके रहेगा, सर। ठीक है। यस सर। अंकित ने दी है इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज, आप लोग देख सकते हो चाहो तो चैट पे, 3.5, 2.58, 2.55, 2.0, लगभग मतलब घट ही रहा है, कंसिस्टेंट घट रहा है ना, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। हेलो सर। हाँ बोलो। सर जैसे H2O2 में सर ये O का बॉन्ड बना है, उसका साइड लिंक है सर, हाँ वो SO2 में भी होता है ऐसा क्या सर? इसमें H2O2 में सर? H2O2 जैसा नहीं बनता है कंपाउंड, सल्फर का नहीं बनता है ना, ठीक है। ठीक है चलो सर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अब आगे बढ़ाते हैं, तुम लोग अपना माइक बंद कर लो, है ना। नेक्स्ट लाइन लिखो आप लोग, ये है और वो है कैटिनेशन पावर, कैटिनेशन मैंने करा दिया, एलोट्रॉपी लिखो फटाफट, एलोट्रॉपी है ना, एलोट्रॉपी है ना। एलोट्रॉपी है ना, ठीक है। और एलोट्रॉपी में क्या होगा, इसमें एलोट्रोप्स की अगर बात करें तो ऑक्सीजन का जो एलोट्रोप्स हैं वो दो एलोट्रोप्स हैं, आप सब लोग जानते हो, ये फ्री स्टेट में ऑक्सीजन के फॉर्म में और ओजोन के फॉर्म में रहता है, ठीक है। और बात करते हैं सल्फर एटम की, तो सल्फर एटम के जो है ना वो तीन एलोट्रोप हैं जो आप पढ़ोगे, और वो है रोम्बिक, मोनोक्लिनिक और प्लास्टिक सल्फर। तो इसका एक एलोट्रोप है, एक एलोट्रोप है रोम्बिक सल्फर, दूसरा एलोट्रोप जो है ना वो है मोनोक्लिनिक, और तीसरा जो है ना रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर और प्लास्टिक सल्फर, ठीक है। ऑक्सीजन एटम के लिए हो जाएगा और सल्फर एटम के लिए हो जाएगा। इसके बाद आप लोग सेलेनियम का लिख लो, एसी एटम का, तो इसके भी दो फॉर्म है, एक तो रेड होता है, रेड फॉर्म होता है,
रेड फॉर्म जो है इसका सेलेनियम का वो नॉन मेटालिक है, और दूसरा फॉर्म जो है ना इसका वो ग्रे है और वो मेटालिक है। इस तरीके से है। ऑक्सीजन सल्फर का हो गया। टेलुरियम की बात करते हैं, टेलुरियम एटम की बात करें तो टेलुरियम एटम में जो है ना ये एक ब्लैक फॉर्म होता है और इसका एक ग्रे फॉर्म होता है। ब्लैक फॉर्म जो होता है वो ये अमॉर्फस होता है और ये क्रिस्टलाइन होता है। ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सिलिकॉन, टेलुरियम और पोलियम। पोलियम की भी स्टडी है अपने पास और इसमें दो तरीके के हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, और ये दोनों मेटालिक होते हैं क्योंकि होने ही चाहिए, क्योंकि पोलोनियम खुद ही क्या है, मेटल है, इसलिए इनके दोनों एलोट्रोप में मेटालिक कैरेक्टर ही पाया जाएगा। तो ये मतलब कुल मिला के ये हुआ कि इस फैमिली में जितने भी एलिमेंट हैं इस फैमिली में, वो सभी क्या शो करते हैं, वो सभी के सभी एलोट्रोपी शो करते हैं, है ना सुना है। इस फैमिली में जितने भी एलिमेंट हैं, ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, है ना, गिव एलोट्रोपी, है ना, या फॉर्म एलोट्रोप्स। लिख लो आप, all the elements of this group, all the elements of this group form allotrope. All the elements of this group form allotropes. ये अमॉर्फस है और क्रिस्टलाइन लिखा हुआ है, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन है। ठीक है, प्लानिंग कुछ ऐसी है कि जो लोग जो ए ऑफ बी के जो कॉमन टॉपिक्स अभी हैं उनको लेके चलेंगे, बी के जो टॉपिक छूटे हुए बी फेज के वो आखिरी में है। ठीक है, ऐसा कुछ प्लानिंग है। तो जो जैसे सॉलिड स्टेट वगैरह, जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वगैरह है, वो सब लास्ट में जाएगा। अभी सारे टॉपिक वो आएंगे जो ए और बी में कॉमन चलेंगे, है ना, इस तरीके से। चलो, इस पे टाइम खराब मत करो, वैसे ही तो लेट हुए थे आज क्लास में, है ना। अभी बारिश हो रहा है, पता नहीं कभी नेट, बहुत तेज बारिश हो रहा है, कभी भी नेट जा सकता, इंटरनेट वगैरह में कभी प्रॉब्लम आ सकती है। पढ़ते रहो, ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट देखो आप इसमें, और ये है ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। we'll discuss the chemical properties oxidation state। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको पता है कि वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, वैलेंस सेल में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, 2 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश तो करेगा, तो -2 तो एक डन हो गई है ना, -2 एक ऑक्सीडेशन नंबर तो डन। तो नेगेटिव वाली कैसे डिसाइड हो जाएगी। ठीक है, और हाईएस्ट भी डन है, हाईएस्ट कितने हो सकते हैं, 6 तक जा सकते हो। ठीक है, तो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना, कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस ग्रुप जो है वो कितनी है, वो है -2 +2 +4 एंड +6। ये रहता है ना, -2 रहता है ना, इस तरीके से। तो ऑक्सीजन का तो जैसे आपको पता ही, जैसे ऑक्साइड वगैरह जो होते हैं आपको पता है, ऑक्सीजन में थोड़ा सा डिफरेंट है, ऑक्सीजन में थोड़ा सा डिफरेंट है, ऑक्सीजन एटम के केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जस्ट मैं रिकॉल कराता हूँ, पता सबको होना चाहिए। ऑक्साइड वगैरह में कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, याद है, ऑक्साइड आयन, ये ऑक्साइड आयन होता है। ठीक है, ऑक्साइड आयन होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है बोलो, -2 होती है। फिर एक होता है पेरोक्साइड। पेरोक्साइड आयन कौन सा होता है, O2 पे 2 नेगेटिव चार्ज, ये पेरोक्साइड आयन होता है। ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू कितनी आती है बोलो, -1 आती है पेरोक्साइड में, है ना।
फिर एक ऑक्सीजन क्या बनाता है, ऑक्सीजन एक बनाता है सुपर ऑक्साइड भी बनाता है ना। जैसे एक मैन होता है सुपरमैन होता है ना, वैसे ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड भी होता है। तो जैसे O2 माइनस आयन है, ये सुपर ऑक्साइड आयन है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा माइनस का 1/2। इनके एग्जाम्पल लिखना चाहो जैसे CO2 है, SO2 है, SO2 है, NO2 है, SO3 है, ये सब ऑक्साइड है। और ऑक्साइड के एग्जाम्पल में जैसे Na2O2 है, H2O2 है, ये इनके एग्जाम्पल है। सुपर ऑक्साइड में KO2 है, RbO2 है, इस तरीके से रहेगा। ठीक है। एक ओजोनाइड भी होता है। ओजोनाइड आयन कौन सा होता है, O3 पे माइनस चार्ज होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी, -1/3 आएगी। कंपाउंड का नाम क्या है, जैसे KO3 पोटेशियम ओजोनाइड होता है।